गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की, तो इसमें सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? मैकेनिक्स की। ठीक है। और बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस देखें तो ये जो सिलेबस है वो मैकेनिक्स का 4th यूनिट में बटा हुआ है, 4 यूनिटों में बटा हुआ है ना। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं? यूनिट फर्स्ट। मैकेनिक्स के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, अब हम उसी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मैकेनिक्स क्या होती है। यह भौतिकी विज्ञान का एक भाग होता है जिसमें हम गति से संबंधित, स्थिति से संबंधित अध्ययन करते हैं। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट फर्स्ट देखें तो इसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? निर्देश तंत्र के बारे में बात करते हैं कि निर्देश तंत्र क्या होता है। ठीक है। तो देखो, अगर हम निर्देश तंत्र को समझा रहे हैं तो कैसे समझा सकते हैं? मान लो मुक्त आकाश में अर्थात स्पेस में ये हमारे पास क्या है? कोई बिंदु है जिसका नाम मैंने धर दिया बिंदु P। तो इसकी हमें स्थिति के बारे में पता लगाना है। इसकी स्थिति के बारे में पता लगाना है कि ये आकाश में बिंदु P कहाँ पर है। ठीक है। क्या हम इसकी स्थिति में पता लगा सकते हैं कि ये मुक्त आकाश में कहाँ होगा? ये जो बिंदु P है वो कहाँ होगा? ये बिंदु P यहाँ है, कहाँ कहीं ना कहीं से तो इसकी हम दूरी नापेंगे तभी इसकी स्थिति बता सकते हैं। मैंने कहा कि यहाँ से नापू तो 5 मीटर, यहाँ से नापेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो कहने का मतलब है इसकी कोई हम क्या नहीं बता पा रहे? एक विशेष स्थिति नहीं बता पा रहे। ठीक है। यानी कि इसकी स्थिति को बताने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? निर्देश तंत्र को काम में लेते हैं। निर्देश तंत्र क्या होता है? मुक्त आकाश में किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र बोलते हैं। किसी भी बिंदु की स्थिति बताने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र बोलते हैं। और यहाँ पर जो हम निर्देश तंत्र काम में लेते हैं वो कौन सा निर्देश तंत्र होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। कौन सा निर्देश तंत्र होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है। ठीक है। देखो, कार्तीय निर्देश तंत्र में एक मूल बिंदु होता है। कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होता है? एक मूल बिंदु O होता है। 10th क्लास में, 11th क्लास में हम ग्राफ पेपर बना चुके हैं। ग्राफ पेपर में एक अक्ष हम ऐसे बनाते हैं, एक्स अक्ष होता है ये। ठीक है। एक अक्ष इसके लंबवत बनाते थे, ये क्या होता है हमारे पास? वाई अक्ष होता है। होता है या नहीं होता? और ये जो है हमारे पास वो द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र कहलाता है। इसमें कितने अक्ष होते हैं? एक एक्स अक्ष और दूसरा कौन सा? वाई अक्ष। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ मुक्त आकाश में कोई बिंदु क्या है? P है। क्या है? कोई बिंदु P है। तो इसकी स्थिति हम कैसे बताते हैं? तो देखो, बिंदु P से हमने क्या डाला? एक लंब यहाँ डाला। और बिंदु P से एक लंब हमने कहाँ डाला? यहाँ डाला। अब देखो, यहाँ से यहाँ की दूरी मान लीजिए कितनी है? x। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? y है। तो हम क्या कह सकते हैं? ये बिंदु P की स्थिति क्या है?
एक्स अक्ष पर कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, वाई अक्ष पर कितनी दूरी पर है, तो हम बोलते हैं इसके निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स कोमा वाई होते हैं। या फिर हम इसे भी कह सकते हैं कि ये बिंदु P से लंब डाला, ये बिंदु यहाँ से कितनी दूरी पर है, 2 पर है, यहाँ से ये कितनी पर है, 3 पर है, तो इसके निर्देशांक हम कैसे कह सकते हैं, 2,2। बिंदु P की स्थिति हमने कहाँ से बता दी, बिंदु O से बता दी। बिंदु O क्या कहलाता है हमारे पास, मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा निर्देश तंत्र होता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, कार्तीय निर्देश तंत्र होता है। ठीक है, लेकिन ये जो निर्देश तंत्र है ये द्विविमीय निर्देश तंत्र है। कौन सा निर्देश तंत्र है, द्विविमीय निर्देश तंत्र है। और एक बात और ध्यान रखना, बिंदु P की स्थिति कैसे बताओगे, एक्स अक्ष पर दूरी, और ये कहां पर, वाई अक्ष पर दूरी। तो ये 2,2 एक्स अक्ष पर 2 है, वाई अक्ष पर 2 है, ये बिंदु P की क्या हो गई हमारे पास, स्थिति हो गई। लेकिन अब हम यहाँ पर जो कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ते हैं वो त्रिविमीय की बात करते हैं। त्रिविमीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, एक मूल बिंदु होता है क्या, O, जिसके कितने अक्ष होते हैं, 3। एक तो होता है क्या, एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, एक्स अक्ष होता है, ये क्या है, वाई अक्ष, और दोनों के लंबवत कौन सा होता है हमारे पास, जेड अक्ष होता है। तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं, इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, और अगर हम मुक्त आकाश में कोई बिंदु P ले लेते हैं तो इसकी स्थिति अब हम किसके हिसाब से किसके अनुसार बताएंगे, मूल बिंदु के अनुसार बताएंगे। और इसके निर्देशांक क्या होंगे, x, y, z होंगे। तो यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि x अक्ष पर ये कितनी दूर है, ये बिंदु x दूरी पर है, y अक्ष पर कितनी दूरी पर है, y, और z अक्ष पर कितनी दूरी पर है, z अक्ष पर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये हम किसकी बात कर चुके हैं, बिंदु P की, और उसकी स्थिति के बारे में हमने क्या कर लिया, विचार कर लिया। ठीक है, अब देखो इसमें हम सदिशों का उपयोग कैसे करते हैं, इसमें हम सदिशों का उपयोग कैसे करते हैं। देखो कार्तीय निर्देश तंत्र पहले भी पढ़ा है, और हम पढ़ लेते हैं कि ये तो हमारे पास क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ये हमारे पास क्या होता है, वाई अक्ष होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, जेड अक्ष होता है। ठीक है, और ये तीनों अक्ष जहां मिल रहे हैं ये कौन सा बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है। अब देखो कोई बिंदु क्या है, ये P है, और इसकी स्थिति को, बिंदु P की स्थिति को, बिंदु P की स्थिति को अगर हम निर्देशांक देखें तो निर्देशांक क्या होंगे बिंदु P के, x, y, z, मतलब x अक्ष पर दूरी x, y अक्ष पर दूरी y और z अक्ष पर दूरी z। बिंदु P की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश, व्यक्त करने वाला सदिश क्या कहलाता है हमारे पास, स्थिति सदिश कहलाता है। बिंदु P की स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। अब देखो निर्देशांक में तो हमने व्यक्त कर लिया कि x, y, z के रूप में हम बता देते हैं, जैसे x अक्ष पर 2, y अक्ष पर 3, z अक्ष पर 4। ये हमारे पास बिंदु P की क्या हो गई, स्थिति हो गई। ऐसे बता देते हैं। हम कहाँ से देख रहे हैं, जब हम मूल बिंदु से देख रहे हैं, लेकिन इसको हम किसके द्वारा व्यक्त करना चाह रहे हैं, स्थिति सदिश के द्वारा व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो देखो ये जो x अक्ष होता है ना, आपने पहले भी पढ़ा है, ये जो x अक्ष होता है इसको व्यक्त करने वाला जो एकांक सदिश होता है वो क्या होता है, i कैप होता है। ठीक है, क्या होता है,
आई कैप होता है। ये जो वाई अक्ष होता है इसको व्यक्त करने वाला सदिश जो होता है वो क्या होता है, जे कैप होता है। और ये जो जेड अक्ष है इसको व्यक्त करने वाला जो हमारे पास सदिश होता है, वेक्टर होता है, वो क्या होता है, के कैप होता है। अब देखो ये जो बिंदु P है इसकी स्थिति हम कहाँ से देख रहे हैं, बिंदु O से देख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कहाँ जाना है, O से P तक जाना है और इसकी स्थिति को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, एक सदिश के द्वारा। और इस सदिश का नाम, इस वेक्टर का नाम, तीर का निशान जो होता है इसको हमने व्यक्त कर दिया किससे, आर सदिश से। इस वेक्टर को हमने किससे व्यक्त कर दिया, आर सदिश से। OP को किससे व्यक्त कर दिया, आर सदिश से। ये आर सदिश क्या कहलाता है हमारे पास, स्थिति सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। इस आर सदिश का मान क्या होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसके निर्देशांक क्या है, x, y और z। यानी ये बिंदु P कहाँ है, मूल बिंदु से यदि x अक्ष पर चले तो x दूरी पर है, y अक्ष पर कितनी दूरी पर है, y पर है, और z अक्ष पर कितनी दूरी पर है, z दूरी पर है। अगर हम आर सदिश की बात करें तो देखो आई कैप क्या बताता है, दिशा बताता है। आर सदिश स्थिति सदिश है, ये सदिश है, सदिश में क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो देखो x अक्ष का परिमाण, x अक्ष पर कितनी दूरी पर है, ये x दूरी पर है, तो ये हम क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्योंकि ये सदिश है तो यहाँ x अक्ष पर दिशा क्या होती है हमारे पास, आई कैप होती है। तो हमने क्या लिख दिया, आई कैप लिख दिया। फिर प्लस, क्योंकि बिंदु P की स्थिति x, y और z के सापेक्ष बतानी है। फिर दूसरा कौन सा है, y, और y का दिशा क्या होता है हमारे पास, j कैप होता है। और तीसरा क्या है हमारे पास, z, और z की दिशा जो होती है हमारे पास k कैप होती है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है, जो कि हमें किसकी स्थिति देता है, बिंदु P की स्थिति देता है। ठीक है, तो सदिश R किसकी स्थिति बता रहा है, बिंदु P की, और क्या कह रहा है कि x अक्ष की दिशा में कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है। y अक्ष की दिशा में कितनी दूरी पर है बिंदु P, y दूरी पर है। और z अक्ष की दिशा में कितनी दूरी पर है, z दूरी पर है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम कण को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ निर्देश तंत्र से संबंधित क्या थी, बातें थी, है ना। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, देखो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं निर्देशांक रूपांतरण। निर्देश तंत्र के बारे में हम 11वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम क्या, निर्देशांक रूपांतरण। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम, निर्देशांक रूपांतरण। निर्देशांक रूपांतरण क्या होते हैं, रूपांतरण का मतलब होता है एक से दूसरे में बदलना। ठीक है, रूपांतरण का मतलब क्या होता है, एक से दूसरे में क्या बदलना। ठीक है, देखो निर्देशांक रूपांतरण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं क्या, कि यदि किसी निर्देश तंत्र में, यदि किसी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के, किसी बिंदु के निर्देशांक, यदि किसी एक निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो, ज्ञात हो, और
उसी बिंदु के निर्देशांक और उसी बिंदु के निर्देशांक किसी दूसरे निर्देश तंत्र में किसी दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात किए जाएं, दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात किए जाएं तो दोनों निर्देशांकों में संबंध स्थापित करने वाले समीकरणों को निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं। निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, तो देखो निर्देशांक रूपांतरण पढ़ने के लिए हमारे पास कम से कम कितने निर्देश तंत्र होने चाहिए? 2 निर्देश तंत्र होने चाहिए। ठीक है, तो देखो इस परिभाषा को हम कैसे समझा सकते हैं। ये मान लो एक बिंदु क्या है? P है। ठीक है, और इस बिंदु P को हम यहां से देख रहे हैं और ये बिंदु मैंने क्या दे दिया? O दे दिया। देख रहे हैं, इसमें क्या होगा? अगर हम निर्देश तंत्र की बात करते हैं तो सीधा होगा इसमें। ये तो कौन सा अक्ष हो जाएगा? एक्स अक्ष। दूसरा लंबवत कौन सा हो जाएगा? वाई अक्ष। और इन दोनों के लंबवत कौन सा हो जाएगा? जेड अक्ष हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर मैं इस बिंदु P को यहां से देखूं, कौन से? O डैश से। ठीक है, तो यहां भी हम निर्देश तंत्र बना लें। ये कौन सा हो जाएगा? एक्स डैश। ये कौन सा हो जाएगा? वाई डैश। और ये कौन सा हो जाएगा? जेड डैश। तो हमारे पास 2 मूल बिंदु हो गए, यानी कि कितने निर्देश तंत्र हो गए? 2। एक तो हो गया एस निर्देश तंत्र और दूसरा हो गया एस डैश निर्देश तंत्र हो गया। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास एस निर्देश तंत्र और दूसरा क्या हो गया? एस डैश निर्देश तंत्र हो गया, है ना। अब देखो इस बिंदु P के निर्देशांक आप दोनों निर्देश तंत्रों के अनुसार बताओगे। पहले तो मान लो अगर हम एस निर्देश तंत्र से देखते हैं तो इस बिंदु P के निर्देशांक मान लो क्या बता दिए हमने? एक्स वाई जेड बता दिए। यानी एक्स अक्ष पर दूरी कितनी है? एक्स। वाई अक्ष पर दूरी कितनी है? वाई। और जेड अक्ष पर दूरी कितनी है? जेड। और अगर इसी बिंदु P को हम एच डैश निर्देश तंत्र यानी O डैश से देखें तो इसके निर्देश तंत्र क्या हो सकते हैं? एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। यानी कि इसकी स्थिति यहां से देख रहे हैं, इसकी स्थिति यहां से देख रहे हैं। 2 अलग अलग निर्देश तंत्र से एक ही बिंदु को क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहती है? निर्देशांक रूपांतरण क्या कहता है? बिंदु एक है, निर्देश तंत्र कितने हैं? 2 हैं। ये क्या कहता है? यदि किसी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु यानी P के निर्देशांक ज्ञात हो, किसी बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात हो, मान लो हमें क्या ज्ञात है? एक्स वाई जेड ज्ञात हैं। ठीक है, मान लो एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु P के निर्देशांक हमें एक्स वाई जेड क्या है? ज्ञात हैं। और उसी बिंदु के निर्देशांक किसी दूसरे निर्देश तंत्र में क्या करने हो? हमें ज्ञात कर किए जाएं। दूसरे निर्देश तंत्र में क्या किए जाए? ज्ञात किए जाएं। यानी कि हमें मान किसका ज्ञात करना है? एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश का मान ज्ञात करना है। तो इन
निर्देशांकों में संबंध स्थापित करने वाले समीकरणों को, यानी कि ये x x डैश y y डैश z z डैश में संबंध स्थापित करेंगे हम, वो समीकरण क्या कहलाते हैं? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बिंदु P के निर्देशांक पहले अगर हम देखें O से x y z है, O डैश से देखें तो इसकी x x y x z x की दूरी x डैश y डैश z है। यदि हमें x y z के मान पता होंगे तो हम x डैश y डैश z डैश के मान ज्ञात कर सकते हैं, और यदि हमें x डैश y डैश z डैश के मान पता होंगे तो हम किसके मान ज्ञात कर सकते हैं? x y z के मान क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों निर्देश तंत्रों में हमें क्या करना है? संबंध स्थापित करना है इन दोनों निर्देश तंत्रों में। यही हमारे पास क्या कहलाता है? निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है? निर्देशांक रूपांतरण। तो बिंदु P तो एक है और निर्देश तंत्र कितने हैं? दो है, एक तो S है और दूसरा क्या है? S डैश है। अब आगे आप देखो, ये बिंदु O है और ये बिंदु क्या है? P है। किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को हम एक सदिश के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि O से P को व्यक्त करना है। P की स्थिति कहाँ से व्यक्त करनी है? O से। तो इसको हम एक स्थिति सदिश के द्वारा व्यक्त करते हैं जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी, और ये है हमारे पास क्या? R सदिश। और R सदिश का मान मैंने बता दिया था, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप होता है। तो ये इसकी क्या हो गई? स्थिति हो गई बिंदु P की। कहाँ से? मूल बिंदु O से हो गई। अगर हमें बिंदु P को कहाँ से देखना है? O डैश से देखना है, तो हम O से एक सदिश बनाएंगे। कहाँ तक? P तक, और इसका नाम दे दिया मैंने R डैश सदिश। क्या दे दिया मैंने? R डैश सदिश दे दिया। ठीक है, तो बिंदु P की स्थिति O से R सदिश, बिंदु P की स्थिति O डैश से R डैश सदिश। अब ये देखो, पहला निर्देश तंत्र और ये दूसरा निर्देश तंत्र S और ये S डैश, इन दोनों के बीच को भी हम एक सदिश के द्वारा व्यक्त कर देते हैं, और वो मैंने व्यक्त कर दिया R0 सदिश। ये सदिश क्या बता रहा है? O डैश क्या बता रहा है कि O डैश O से R0 दूरी पर है और दिशा क्या है? O से O डैश है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि इन दोनों निर्देश तंत्रों में क्या स्थापित कर लें हम? संबंध। निर्देशांकों के मध्य क्या स्थापित कर लें? संबंध स्थापित कर लें। तो देखो, हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा है कि एक सदिश ये है, इसी की दिशा में दूसरा सदिश है, ये सदिश A, ये सदिश B, और विपरीत दिशा में क्या हो? तीसरा सदिश हो। मान लो वो क्या है? R है। तो सदिश R बराबर होता है क्या? सदिश A प्लस सदिश B। यही होता है। तो देखो, इसमें भी त्रिभुज का नियम लग रहा है। ये क्या है? R0 सदिश। कौन से नियम से? त्रिभुज सदिश नियम से। त्रिभुज सदिश नियम से क्या है? देखो, ये इस दिशा में क्या है? R0 सदिश। इसी की दिशा में ये देखो क्या है? प्लस R डैश सदिश बराबर होगा किसके? विपरीत दिशा में कौन सा है? R सदिश है। R0 सदिश प्लस R डैश सदिश बराबर क्या? R सदिश। अब ये यहाँ से हम लिख सकते हैं, R डैश का मान निकालें। R डैश सदिश बराबर से, ठीक है, R सदिश माइनस क्या? R0 सदिश। ये एक हमारे पास क्या बन गई? समीकरण बन गई। और यह समीकरण क्या कहलाती है? स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। ठीक है, यह समीकरण क्या कहलाती है? स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब ये देखो, इस S निर्देश तंत्र से इसकी
जो स्थिति है वो r है, और अगर दूरी देखें तो ये इतनी दूरी होगी, और o डैश से क्या होगी, r डैश होगी। देखने पर क्या r डैश के बराबर लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो देखो r डैश कब आएगा, जब r में से क्या घटा देंगे, r0 घटा देंगे। तो क्या इसमें बिंदु P की स्थिति जब S निर्देश तंत्र से देखते हैं और बिंदु P की स्थिति जब S डैश निर्देश तंत्र से देखते हैं, तो क्या इनकी स्थिति सेम होती है? नहीं होती है। इनका स्थिति सदिश क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्थिति जो है वो निश्चर राशि, स्थिति निश्चर राशि नहीं होती है। इस स्थिति में स्थिति क्या नहीं होती है, निश्चर राशि नहीं होती है। अगर S से देखेंगे तो अलग स्थिति है, और यहां से देखेंगे तो यह अलग स्थिति है। विस्थापन सेम नहीं है, कहने का मतलब है O से OP और O डैश से P सेम नहीं है ना। ये जो R0 है, R0 क्या है, O व O डैश के बीच का स्थिति सदिश। ये हमेशा, ये जो स्थिति है ये हम हमेशा क्या रखेंगे, नियत रखेंगे। दोनों निर्देश तंत्रों के बीच की दूरी क्या रखेंगे, हम नियत रखेंगे। ठीक है, तो ये तो क्या कहलाता है, स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाता है। कितने निर्देश तंत्रों में, दो निर्देश तंत्रों में। कौन कौन सा, S और S डैश। स्थिति क्या नहीं है, इसमें निश्चर राशि नहीं है, क्योंकि जब हम O से नापेंगे बिंदु P और O डैश से नापेंगे, दोनों हमेशा क्या आएगी, अलग अलग आएगी। एक की तो आएगी R, एक R में से R0, तब आएगा R डैश आएगा ना। अगर हम इसका अवकलन कर दें, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का क्या करने पर, अवकलन करने पर, हम जानते हैं कि वेग क्या होता है, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यदि इसका हम अवकलन कर दें तो क्या आएगा, डी आर सदिश अपॉन क्या, डी टी बराबर से डी आर सदिश अपॉन क्या, डी टी माइनस, और R0 जो है वो कैसा रख रखा है हमने, नियत रख रखा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नियत राशि का अवकलन कितना होता है, 0। तो dr0 अपॉन dt का मान कितना होगा, हमारे पास 0 होगा। ये एक स्पेशल केस है जब हमने O और O डैश के बीच की दूरी क्या धर रखी है, नियत धर रखी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेग होता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं v डैश सदिश राशि होती है, और dr अपॉन dt v, ये भी वेग होता है। v डैश क्या है, S डैश निर्देश तंत्र में बिंदु P का वेग, जब P क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो। और V क्या है, S निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु P का क्या, वेग। स्थिति में परिवर्तन होगा तब हमें क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। तो देखो इससे क्या पता लग रहा है कि कोई से भी निर्देश तंत्र के सापेक्ष देख लो, चाहे O चाहे O डैश, इस बिंदु P का वेग हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, ये क्या कहलाता है हमारे पास, वेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग रूपांतरण समीकरण कहलाता है। और हम कह सकते हैं वेग कैसी राशि है, वेग निश्चर राशि है। ठीक है, वेग कैसी राशि है हमारे पास, निश्चर राशि है, क्योंकि बिंदु P का वेग चाहे आप S निर्देश तंत्र से देख लो चाहे S डैश निर्देश तंत्र से देख लो, दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। एक चीज और, यदि हम इस समीकरण का अवकलन कर दें, वेग में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो समीकरण 2 का क्या करने पर, अवकलन करने पर, समीकरण 2 का अवकलन करने पर, और इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, dv डैश अपॉन dt बराबर से dv अपॉन dt,
और वेग में समय के साथ परिवर्तन त्वरण कहलाता है, और ये भी क्या है, त्वरण है। ए डैश बराबर ए, यानी कि इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु P का त्वरण देख लो, चाहे एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु P का क्या देख लो, त्वरण देख लो, दोनों ही स्थिति में त्वरण क्या होगा, समान होगा। ये कौन सी समीकरण कहलाती है, त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है, क्योंकि दोनों निर्देश तंत्र के सापेक्ष बिंदु P का त्वरण समान है, इसलिए हम कह सकते हैं त्वरण क्या है, निश्चर राशि है यहाँ पर, यानी त्वरण क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या कहलाती है हमारे पास, रूपांतरण समीकरण कहलाती है। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या कहलाती है, रूपांतरण समीकरण कहलाती है। और समीकरण एक निश्चर राशि नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हम O से और O डैश से बिंदु P की स्थिति देखें तो अलग अलग है। ठीक है, लेकिन दोनों निर्देश तंत्र